तो नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो हम आ चुके हैं अपना वन शॉट वीडियो का सबसे पहला लेक्चर लेके, क्लास 12th ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो स्टार्ट करने से पहले 5 सेकंड भगवान का ध्यान करते हैं ताकि आपका कंसंट्रेशन बना रहे। तो सब लोग मेरे साथ हाथ जोड़िए और भगवान का नाम लीजिए। तो क्योंकि हमने भगवान का नाम ले लिया है, हमारा कंसंट्रेशन बना रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 1 वन शॉट से। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि वन शॉट स्टार्ट किया जाएगा, उस प्रॉमिस को हम डिलीवर कर रहे हैं। इसके बाद PYQs भी होंगे, आप भी हमारा उतना ही सपोर्ट करते रहिए। तो बच्चों, अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन होता है वो प्योरली सेक्सुअल होता है। अब व्हाट डिफाइंस एज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? जिस भी चीज में फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स होगा, फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स होगा, वहां पे रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है। इसके अलावा टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, तो गेमेट बनने के साथ साथ दो पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होने चाहिए, तब उस रिप्रोडक्शन को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे, जो कि ह्यूमन बीइंग्स में देखा जाता है। अब अगर बात करें कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो इसमें एक हो जाता है मेल और एक हो जाती है फीमेल। अब कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं मेल में, और फीमेल में? तो पहले ऑर्गन्स को लिखते हैं और फिर बात करते हैं। सबसे पहला आता है टेस्टिस, फिर आता है वास डिफरेंस, यूरिनरी ब्लैडर, फिर 3 ग्लैंड्स, जिन ग्लैंड्स के बारे में हम आपसे बात करेंगे अभी, जब डायग्राम बताया जाएगा उनका फंक्शन भी बताया जाएगा। उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट मतलब कि पेनिस। फीमेल में अगर बात करें तो आता है सर्विक्स, वेजाइना, यूटेरस। एक सेकेंड बच्चों, लगता है कोई आ रहा है। तो सर्विक्स, वेजाइना, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें बच्चों, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन। आज हम वीडियो में इन तीनों पार्ट को कवर करने वाले हैं। देखिए बच्चों, प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या आता है। प्री फर्टिलाइजेशन में आता है गेमेटोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ गेमेट। दूसरा आता है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मतलब क्या डिफरेंस होता है, जैसे ही एज आती है गेमेट बनने की, उसमें क्या डिफरेंस आता है। फर्टिलाइजेशन में आता है फ्यूजन एंड इम्प्लांटेशन, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में फॉर्मेशन ऑफ बेबी। फ्रॉम फिटस। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम नए चैनल हैं, अभी हमने स्टार्ट तो नहीं किया है, अभी हमारे 1000 सब्सक्राइबर हुए हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए। एम करते हैं कि अगर आप 50 लाइक भी दे देते हैं तो हमारा काम चल जाएगा। शेयर कीजिए, और इस वीडियो के डलने के बाद एटलीस्ट 4 से 5 सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी, हम भी मोटिवेटेड होंगे, क्योंकि हम भी गर्मी में वीडियो बना रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन से। प्री फर्टिलाइजेशन से तो प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले बात करते हैं प्यूबर्टी की, पर उससे भी पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं जिससे कि हमें मेल के बारे में पता चले। प्री फर्टिलाइजेशन इन मेल की हम यहां बात करेंगे बच्चों।
ग्लैंड नंबर 1, ग्लैंड नंबर 2, ग्लैंड नंबर 3। बच्चों ग्लैंड का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। तो मोर और लेस यही ठीक है। तो बच्चों मेल और फीमेल को जो सेपरेट करता है वो होता है ये टेस्टिस। मेल हैव टेस्टिस एंड दिस स्ट्रक्चर नोन एज पेनिस। ये दो स्ट्रक्चर मेल में पाए जाते हैं। टेस्टिस की अगर बात करें तो ये डिसाइड कब होता है, जैसे ही बच्चा पैदा होने वाला होता है वैसे ही टेस्टिस एब्डोमेन से बाहर आते हैं और यही डिसाइड करते हैं इट विल बी आइदर मेल और फीमेल। अब टेस्टिस को अगर हम जूम आउट करें तो टेस्टिस कुछ ऐसा दिखता है, जहां पे जो पतले पतले लोब्यूल्स दिख रहे हैं ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहलाते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो लोग होते हैं, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल्स। तो यहां पे लिखते जाते हैं कि मेल जर्म सेल, बैटी को स्क्रैच ऑफ कर दिया जाए थोड़ा सा, इसके बारे में बाद में बात की जाएगी। थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाए, हमने थोड़ा सा गंदा कर दिया है, सॉरी। बच्चों अभी भी हम सीख ही रहे हैं तो माफी। इसको रेडी कर देते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन आपने तो देख ही लिया हेडिंग, तो हम लोग बच्चों पढ़ रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन इन मेल। तो देखिए मेल जर्म सेल की जब बात करें तो मेल जर्म सेल का काम होता है टू प्रोड्यूस स्पर्म। हाँ बच्चों, स्पर्म जो इमेच्योर होता है उसी को स्पर्म कहते हैं। और सर्टोली सेल्स का काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू स्पर्म्स। ठीक है, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं आपके मेल जर्म सेल में और सर्टोली सेल में। बच्चों टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस रिक्वायर्स a temperature 2 to 3 degrees Celsius lesser than body temperature। और क्योंकि इसको कम टेम्परेचर चाहिए होता है, दैट इज वाई टेस्टिस बाहर होता है। टेस्टिस इज सिचुएटेड आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। और जिस सैक में होता है उस सैक को कहते हैं स्क्रोटम। अब देखिए बच्चों, ये स्क्रोटम में होता है। जैसे ही यहां से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में दो लोग होते हैं, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। इसके बाहर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं विच आर द ब्लड वेसल्स। क्या होते हैं बच्चों? ब्लड वेसल्स। मतलब कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के किनारे ऐसे ब्लड वेसल्स होंगे और इन्हीं ब्लड वेसल्स को क्या कहा जाता है बच्चों? इंटरस्टिशियल सेल्स। और इसके अलावा एक और चीज होती है जिनको कहते हैं लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स, इनका काम होता है प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब कैसे प्रोवाइड करता है, कैसा दिखता है? आपने बच्चों एल्युमिनियम रैप देखा होगा जो खाने के किनारे लपेटा जाता है।
लेडिक सेल्स भी कुछ वैसा ही होता है जो खाने के किनारे लपेटा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के किनारे लपेटा होता है और उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब हम बात करें कि और कौन कौन सी चीज इन्वॉल्व होती हैं। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, इस बात को ध्यान दीजिएगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, एक चीज तो मार्क करना भूल गए, ये जो बच्चों ये दिख रहा है ये ऊपर, इनको कहते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस जो स्पर्म इमेच्योर स्पर्म है, जब यहां से बनता है तो एपिडिडाइमिस में जाके स्टोर हो जाता है जब तक कि वो मोटाइल या फिर मूवेबल ना हो जाए। अब एपिडिडाइमिस तक पहुंचाने के लिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, और फिर यहां से जाता है एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस में तो यहां पे काम करता है रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस कलेक्टिंग डक्ट तक ले जाता है और फिर कलेक्टिंग डक्ट से एपिडिडाइमिस तक ले जाता है वासा इफरेंशिया। दो पाइप्स इन्वॉल्व होते हैं बच्चों, ये आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से कलेक्टिंग डक्ट तक ले जाने के लिए रेटेटेस्टिस है, देखिए यहां पे एक कलेक्टिंग डक्ट होगा और यहां तक सबसे लाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा उसको कहेंगे रेटेटेस्टिस, और वहां से एपिडिडाइमिस तक ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वासा इफरेंशिया। फिर एपिडिडाइमिस से, देखिए एपिडिडाइमिस से ये यहां पाइप में निकलेगा इन द इजैकुलेटरी डक्ट, यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए। यूरिनरी ब्लैडर हमारा बच्चों एब्डोमेन में होता है। जब भी आपको टॉयलेट लगी होती है बहुत जोर से, आप रोक के रखते हैं तो पेट दर्द होता है, क्योंकि ये एब्डोमेन में सिचुएटेड होता है। और एपिडिडाइमिस से इजैकुलेटरी डक्ट की हम बात कर ले, इजैकुलेटरी डक्ट हमारा बच्चों पेनिस होता है। इजैकुलेटरी डक्ट तक ले जाने का काम करता है वास डिफरेंस। ठीक है बच्चों, अब जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर से बाहर निकलता है, as soon as it gets out from abdomen, अभी तक बच्चों ये स्पर्म ही है, इमेच्योर है। ठीक है, जैसे ही एब्डोमेन से बाहर निकलता है इसे 3 ग्लैंड्स ग्रीट करते हैं कि हेलो सर आप कैसे हैं, और उन ग्लैंड्स का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड, ऑर्डर वाइज लिख देते हैं आपको आसानी रहेगी, सेमिनल वेसाइकल, बल्बोयूरेथ्रल और प्रोस्टेट ग्लैंड। ये 3 ग्लैंड होते हैं, इनको कहीं कहीं काउपर्स भी बोला जाता है, काउपर्स ग्लैंड। अब ये 3 ग्लैंड होते क्या है, क्या काम होता है इनका, इसकी भी बात कर लेते हैं हम। सेमिनल वेसाइकल 60 to 70% ऑफ स्पर्म देता है, जिसमें उसका फ्रक्टोज होता है जो उसे एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है बच्चों, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का जो काम होता है, बल्बोयूरेथ्रल काम उसे अल्कलाइन सिक्रीशन देता है, अल्कलाइन सिक्रीशन देता है। अब इसका क्या काम होगा अल्कलाइन सिक्रीशन का, एसिडिक वेजाइना में सरवाइव करता है। वेजाइना बच्चों एसिडिक होता है, उसमें सरवाइव कर पाए स्पर्म हमारा, इसीलिए। और प्रोस्टेट ग्लैंड का काम होता है स्लाइमी नेचर प्रोवाइड करना, ताकि वो इजीली मूव कर सके। तो ये 3 ग्लैंड का जब सिक्रीशन मिल जाता है तब जाके स्पर्म प्लस 3 ग्लैंड सिक्रीशन, तब जाके वो बनाता है सीमेन which is ready to reproduce, which is ready to reproduce। अब सवाल आता है कि स्पर्म कैसा दिखता है। जो अगला क्वेश्चन आपका होता है बच्चों, उसमें पूछा जाता है कि स्पर्म का आखिर स्ट्रक्चर क्या होता है। तो पहले स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे गेमेटोजेनेसिस के बारे में।
तो बच्चों देखिए 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, हेड, नेक और ये पूरा जो दिख रहा है ये टेल। अब इसमें कौन कौन सा पार्ट होता है? ये जो अपर पार्ट होता है इसे कहा जाता है एक्रोसोम। इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है हायालुरोनिडेज। हायालुरोनिडेज क्या करता है? हायालुरोनिडेज का काम होता है ओवरी वॉल को ब्रेक करने का, ताकि उसमें पेनिट्रेट किया जा सके, तोड़ा जा सके। ये होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो आपको सबको पता है क्या काम करता है। ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि ये आगे बढ़ सके, और टेल हमेशा की तरफ प्रोवाइड करता है लैशिंग मूवमेंट। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं गेमेटोजेनेसिस। एक साथ दोनों गेमेटोजेनेसिस की बात कर ली जाए। गेमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गेमेट। क्या होता है बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ गेमेट। अगर ये मेल में होगा तो इसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और अगर ये फीमेल में होगा तो इसको कहेंगे oogenesis। ठीक है बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis इसको कहा जाता है, जैसा कि आपको पता होगा। अगर स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो ये स्टार्ट होता है 4 सेल से, और इसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या कहते हैं बच्चों? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से इसका माइटोसिस होता है। ये बच्चों एग्जाम में आता है तो याद रखना बहुत ही जरूरी है। इसका माइटोसिस होता है। कैसे हमें पता चला माइटोसिस हो रहा है? क्योंकि देखिए नंबर ऑफ सेल्स हाफ नहीं हुआ है, और ये बनाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से इसका मियोसिस हो जाएगा। कैसे पता चला? नंबर ऑफ सेल्स हाफ हो गए, और ये बनाएगा क्या? हाथ दर्द हो गया थोड़ा सा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनाएगा बच्चों? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से वापस से इसका मियोसिस होगा, सॉरी माइटोसिस होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स रिमेन सेम, और ये बनाएगा स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड, और फिर हर एक स्पर्मेटिड को यहां बना देते हैं, सॉरी क्वेश्चन बन गया। हाँ ठीक है, ये बना है मैच्योर स्पर्म सेल। तो ये है बच्चों पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस, जहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनना। तो यहां पे दोनों में क्या होगा? 2 माइटोसिस एंड 1 मियोसिस। इस बात को आपको ध्यान देना है। बट मेल और फीमेल में डिफरेंस क्या है? ये सारी चीज कब स्टार्ट होगी? आफ्टर प्यूबर्टी। स्टार्ट कब होगी बच्चों? आफ्टर प्यूबर्टी। पर फीमेल में oogenesis का जो प्रोसेस है वो पहले ही स्टार्ट हो जाता है। तो आइए देखते हैं oogenesis को, कि oogenesis में आखिर होता क्या है। थोड़ा सा आराम कर लिया जाए, फिर लिखते हैं। देख लिया बच्चों आपने? आगे बढ़ा जाए। चलिए तो आगे देखते हैं बच्चों। पीठ में थोड़ा सा दर्द है, oogenesis को थोड़ा ऊपर कर दें, क्योंकि हमें जगह ज़्यादा चाहिए। ये नई नई चीज़ सीख रहे हैं बच्चों, बुरा नहीं मानिएगा। अरे तो oogenesis स्टार्ट हो जाता है बच्चों प्यूबर्टी के पहले। जब बेबी पैदा होती है तो उसमें नंबर ऑफ एग्स फिक्स हो जाते हैं, और इसीलिए प्यूबर्टी से पहले स्टार्ट हो जाता है। तो हम स्टार्ट करेंगे इसको प्राइमोर्डियल जर्म सेल से,
और ये होता कहाँ पे है, एक बार लाइन खींच ली जाए, ये होता है बच्चों एम्ब्रियो में। तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल इन एम्ब्रियो जो होता है वहां से बनता है और इसको कहते हैं oogonia। उसको कहते हैं oogonia। ठीक है, अभी तक हम लोग एम्ब्रियो में ही हैं। एम्ब्रियो से फिर ये बनाएगा प्राइमरी oocyte, और प्राइमरी oocyte के बाद फिर इसका मियोसिस होगा। अभी तक बच्चों 2n है हर जगह, यहां से डिवाइड करेगा और प्यूबर्टी अभी अचीव हुई है और ये बनाएगा सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, और ये बनेगी फर्स्ट पोलर बॉडी। अब यहाँ प्यूबर्टी स्टार्ट हुई, यहीं से प्यूबर्टी स्टार्ट हुई है बच्चों। ठीक है, पोलर बॉडी वैसी की वैसी रह जाएगी और सेकेंडरी oocyte अब माइटोसिस करेगा और बनाएगा ओवम और ये सेकेंड पोलर बॉडी। तो ये है बच्चों oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस। आप इसको कॉपी कर सकते हैं स्क्रीन पॉज करके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहां तक था मेल, अब बढ़ते हैं हम फीमेल का। आई होप आपने ये कॉपी कर लिया होगा, आपको कोई अभी दिक्कत नहीं आ रही होगी। बढ़ा जाए बच्चों आगे, चलिए अब हम बात करते हैं फीमेल की। तो फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है फीमेल में। उससे पहले हम फीमेल ऑर्गन्स की बात करते हैं। फीमेल में दो ऑर्गन्स होते हैं, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और एक एसेसरी होता है जिसको कहते हैं मैमरी ग्लैंड्स। तो पहले इन दोनों का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं। तो बच्चों ओवरऑल ये स्ट्रक्चर होता है। अब आइए एक एक चीज की नेमिंग की जाए। ये होता है वेजाइना, जहां पे काम होता है इंसर्शन का। ये होता है सर्विक्स, ये होता है यूटेरस जहां पे लाइनिंग होती है। ये होता है ओवरी, ये होता है फैलोपियन ट्यूब, ये होता है इन्फंडिबुलम, इन्फंडिबुलम, ये होता है एम्प्यूला, ये होता है इस्थमस। तो बच्चों ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। अब हम बात करते हैं मैमरी ग्लैंड की। आई होप आपने ये कॉपी कर लिया होगा, आप देख पा रहे होंगे। मैमरी ग्लैंड बच्चों थोड़ा सा कठिन होता है, थोड़ी सी बनाने में दिक्कत भी होती है, पर फिर भी आइए ट्राई करते हैं गंदे से डायग्राम को, मतलब हमें बनाना नहीं आता है। इग्नोर करिएगा, डायग्राम हमारा थोड़ा सा गंदा है, हमें बनाने नहीं आता है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट नहीं हैं हम।
सारा डायग्राम है। आपसे बोला था कि हम बहुत अच्छे आर्टिस्ट नहीं हैं बच्चों, ऐसे छोटे छोटे हैं एक्चुअली, और हम जलेबी जैसा बनाने की कोशिश में लगे हैं। तो ये अब इसकी नेमिंग की जाए। सारे कलर्स तो बच्चों यूज कर लिए हमने, चलिए पर्पल यूज करते हैं आज के लिए। तो ये जो आपको दिख रहा है ये होता है रिब्स, ठीक है। रिब्स के बाद ये जो दिख रहा है बच्चों ये होता है फैट। इधर होता है एरियोला, एरियोला के बाद ये होता है निप्पल, और इधर डक्ट्स होते हैं जो इसमें ओपन कर रहे हैं, इनको कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट इसको ऊपर कर दिया जाए, नहीं तो हम लिख नहीं पाएंगे क्योंकि लिखना बहुत ज़्यादा है। तो इसके बाद लैक्टिफेरस डक्ट देख लिया, निप्पल देख लिया आपने, एरियोला देख लिया। इधर होता है एम्प्यूला, ठीक है बच्चों। एम्प्यूला के बाद अगर हम बात करें तो ये होते हैं मैमरी लोब, मैमरी लोब, और ये होता है आपका फीमेल का मैमरी ग्लैंड और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब देखिए बच्चों, जो फीमेल में रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन बनने के पहले जो गेमेटोजेनेसिस होता है, गेमेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है इस ओवरी में। इसके किनारे आपको इन्फंडिबुलम दिख रहा है। एक्चुअली होता क्या है कि ओवरी ऐसे बंद होती है और इसको ऐसे इन्फंडिबुलम कैप्चर किए हुआ है, जैसे इसमें से एग आएगा ये ऐसे खींच लेगा। पर अब ये पूरा प्रोसेस एक 4 स्टेप में होता है, जिन 4 स्टेप को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के बच्चों 4 फेज होते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज, ये 3 to 5 डेज चलता है। इसमें ब्लड डिस्चार्ज होता है। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद आता है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज अभी आपको दिखाया जाएगा। इसमें ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, देखिए बच्चों जिस चीज से ओवरी निकलती है फीमेल में उस चीज को ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है। तो ग्राफियन फॉलिकल डेवलप करता है फॉलिकुलर फेज में। ये अप टू 13 डेज चलता है, मतलब 7 to 13 डेज। इसके बाद आता है ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज कुछ तो उल्टा लिखे हैं, नहीं ठीक है। ओव्यूलेटरी फेज में ओव्यूल रिलीज होगा और बेस्ट 14th डे जो होता है दैट इज बेस्ट फॉर कंसीविंग बेबी, ठीक है। इसमें ओव्यूल रिलीज होता है, अभी आपको ओवी डायग्राम दिखाया जाएगा। और इसके बाद आता है ल्यूटियल फेज। इसमें कॉर्पस ल्यूटियम एक्टिव होता है, फीमेल हार्मोन सिक्रीट करेगा, मेमरी ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा। मेमरी ग्लैंड बच्चों अभी डायग्राम बना था। उसके अलावा यूटेरस की लाइनिंग को थिक करेगा, यूटेरस लाइनिंग को थिक करेगा फॉर इम्प्लांटेशन, फॉर इम्प्लांटेशन। तो ये 3 काम बच्चों ये करता है। तो ये 4 फेज होते हैं, इनको अंडरलाइन कर देते हैं हम। ये 4 फेज होते हैं जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल डिवाइड होता है, ये आपसे क्वेश्चंस में आता है, ठीक है। फीमेल्स की अगर बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब स्टार्ट ऑफ प्यूबर्टी और एंड ऑफ, मतलब स्टार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव पावर और एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव पावर भी होती है। मेल्स में सिर्फ स्टार्ट होता है, एंड नहीं होता है। तो फीमेल्स में जब स्टार्ट होता है
मेंस्ट्रुअल साइकिल तो उसको कहते हैं मेनार्क या मेनार्च। तो 12 to 13 ईयर्स में स्टार्ट होता है और फिर होता है मेनोपॉज। मेनोपॉज 45 ईयर्स में हो जाता है, इसके बाद दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनमें नंबर ऑफ एग्स फिक्स हो जाते हैं पैदा होते ही, और मेल्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसलिए इनमें मेनार्च और मेनोपॉज होता है। मेनार्च मतलब कब स्टार्ट होगा रिप्रोडक्शन के लिए, कब आप एक्टिव होंगे, कब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा। और मेनोपॉज में वो पूरी तरीके से रुक जाएगा, आप मेंस्ट्रुअल साइकिल कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो 2 मिनट का रेस्ट हमें दे दीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे, आपको दिखाते हैं। तब तक आप ये कॉपी कर सकते हैं। पहली बार बच्चों की इतनी लंबी क्लास ली जा रही है, आदत नहीं है इस पे क्लास लेने की, तो इसीलिए। बच्चों इतनी मेहनत की जा रही है, गर्मी है, फैन भी नहीं चल रहा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आई होप आपने ये कॉपी कर लिया होगा। आपको एक चीज बताना भूल गए थे मेल हार्मोन के बारे में। कहाँ चला गया? सर्टोली सेल्स नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं और मेल हार्मोन सीक्रेट करते हैं, एंड्रोजेंस। अब ये मेल हार्मोन होता क्या है? ये होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे और देखते हैं कि ओव्यूलेशन आखिर होता कैसे। ओव्यूलेशन इन फीमेल, क्योंकि फीमेल में होता है, मेल में तो होता नहीं है। तो अब जो ओवरी है वो कुछ ऐसी दिखती है। बस इसको बना ले लीजिए, फिर आपको दिखाते हैं। ये एक्चुअली ये ओवरी के अंदर हो रहा है, धीरे धीरे फॉलिकल जनरेट हो रहा है और अब हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल फाइनली आता है। डायग्राम थोड़ा सा कमजोर है हमारा, तो इग्नोर करिएगा। अब इनकी नेमिंग की जाए तो हमें पता चलेगा कौन से लोग क्या हैं। ये देखिए जो बच्चों दिखा रहा है, ये है ब्लड वेसल। यहाँ से ओवरी में ब्लड आता है। ब्लड वेसल के बाद ये होता है हमारा प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के बाद आता है टर्शरी फॉलिकल। जिसमें हमें ये दिखता है, जिसको कहते हैं एंट्रम। इन भाई साहब को कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ये मोस्ट एक्टिवेटेड होते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। फिर ये है ओवम, जो कि रिलीज हुआ है फटने के बाद, और ये दोनों है कॉर्पस ल्यूटियम। ये आपसे ये बना है पीएस ऑफ ओवरी। ओव्यूलेशन का प्रोसेस है ये। इस तरीके से ओवरी बच्चों बनती है। पहले हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल होता है और डेवलप करेगा टर्शियरी फॉलिकल में। ये सेकेंडरी फॉलिकल है। अगर आप सोच रहे हैं कि सेकेंडरी कहाँ रह गया, तो ये आपका बच्चों सेकेंडरी फॉलिकल है।
फिर उसमें एंट्रम आता है, ग्राफिन फॉलिकल आता है, वही एंट्रम बाद में ओवम बनेगा, ओवम के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बचता है जो फीमेल हार्मोन FSH को बनाता है और उसकी लाइनिंग को मेंटेन करता है। तो ये सारी चीजें थी बच्चों प्री फर्टिलाइजेशन में। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन की बेसिक बात की जाए तो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट। अब इस बात को थोड़ा और अच्छे से देखा जाए तो बच्चों जैसे ये ओवम रिलीज होगा, इस ओवम को ये ले लेगा कौन? इन्फंडिबुलम, और ओवम को यहाँ पे लेके जाएगा, फिर यहाँ लेके जाएगा और यहाँ लेके जाएगा। और इस रीजन को कहते हैं एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन। जब तक वो ओवम को वहां लेके जाएगा तब तक यहाँ पे कॉपुलेशन मतलब इंसर्शन ऑफ पेनिस इनटू द वेजाइना हो जाएगा। ये देखिए ये पेनिस, और यहाँ से रिलीज होगा स्पर्म, और स्पर्म बढ़ते यहाँ पहुंचेगा। तो जितने देर में स्पर्म यहाँ पहुंचेगा उतने देर में ओवम भी यहाँ पहुंच जाएगा, और फिर इन दोनों का फ्यूजन होता है। फ्यूजन होता कहां पे है? एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन पे। और ये किस चीज के बाद होता है बच्चों? आफ्टर कॉपुलेशन। अब बात करते हैं कॉपुलेशन होता क्या है, 1-2 नंबर में डिफाइन में आ जाता है। तो कॉपुलेशन इज इंसर्शन ऑफ पेनिस इनटू वेजाइना। यहां तक कोई कष्ट नहीं है बच्चों आपको? ठीक। जैसे ही फ्यूजन हो जाता है, फ्यूजन होते ही मेल प्लस फीमेल का फ्यूजन होते ही बनता है जाइगोट, और ये जाइगोट अंडरगो करता है माइटोटिक डिवीजन। तो फर्टिलाइजेशन बच्चों यहाँ पे खत्म तो नहीं हुआ है। अब देखते हैं फर्टिलाइजेशन आखिर होता कैसे है। यह ओवम, ओवरी है आपका, ये बीच में आपका न्यूक्लियस है, इसके 2 लेयर हैं। सबसे बाहर वाला लेयर ये कहलाता है जोना पेलुसिडा, और उसके अंदर वाला लेयर कहलाता है कोरोना, जो आया था वो नहीं, दूसरा वाला कोरोना रेडिएटा, और उसके अंदर प्रेजेंट होता है बच्चों न्यूक्लियस। तो स्पर्म जब घुसेगा तो पहले इसको पेनिट्रेट करेगा, इससे कोई मतलब नहीं है, फिर इसको पेनिट्रेट करेगा। जैसे ही स्पर्म इसको पेनिट्रेट करेगा, कोरोना रेडिएटा को, एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी ताकि कोई और स्पर्म इसको पेनिट्रेट ना कर पाए, और फिर होता है फर्टिलाइजेशन या फिर फ्यूजन। अब फ्यूजन के बाद क्या होता है बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, तो फ्यूजन तो हो गया बच्चों, जाइगोट तो बन चुका है। अब वो जो जाइगोट है वो 2 सेल्ड है। अब ये डिवाइड करेगा 2 से 4 सेल में, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 और 32 से 64। 32 को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं और 64 को कहते हैं ब्लास्टोमियर। और यही ब्लास्टोमियर सेल स्टेज पे, 64 सेल स्टेज पे इम्प्लांटेशन हो जाता है बच्चों। इम्प्लांटेशन, अब इम्प्लांटेशन क्या होता है? इम्प्लांटेशन इज फिक्सिंग ऑफ जाइगोट इनटू यूटेरस। जैसे ही जाइगोट यूटेरस में फिक्स हो जाएगा, उसी प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन।
और इसके बाद फीमेल हार्मोन सिक्रीट होने लगेंगे और अगला एग बनना रुक जाएगा, अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। तो इसीलिए कई बार मेंस्ट्रुअल साइकिल चेक किया जाता है, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल लेट होती है तो लोग घबरा जाते हैं कि शायद प्रेग्नेंट हो गए हैं। इसी को प्रेगनेंसी अचीव करना कहा जाता है, इम्प्लांटेशन के ही प्रोसेस को। अब इसके बाद क्या होगा, तो मदर के यूटेरस को बेटा रफ थोड़ा सा बनाते हैं। ये होगा जाइगोट जो मदर से अटैच्ड होगा। जिस चीज से अटैच्ड होगा इस चीज को कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या कहते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड का काम क्या होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट्स मदर टू फिटस। फिटस कहा जाता है बच्चों, हिंदी में भ्रूण कहा जाता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एंड फूड। ये तीनों काम इसी अम्बिलिकल कॉर्ड से होते हैं। इस अम्बिलिकल कॉर्ड को कोई भी डिजीज मदर से क्रॉस करके बेबी में नहीं आ सकती एक्सेप्ट वन, दैट इज एड्स। एड्स ही ऐसी डिजीज है जो इस अम्बिलिकल कॉर्ड को पार करके आ पाती है। अब देखिए बच्चों, ये जो फिटस होता है ये कवर्ड होता है और ये वेजाइना में एक प्लग होता है, इसको वेजाइनल प्लग कहा जाता है। जब ये वेजाइनल प्लग निकल जाता है तो अंदर से फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड रिलीज होने लगता है। लोग कहते हैं वाटर ब्रोक, और उससे पता चलता है बेबी इज रेडी टू कम आउट। होता क्या है, इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, जिस फ्लूइड को बच्चों कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। इसी एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल के पता लगाया जाता है कि बच्चा ठीक है या नहीं, बच्चे में कोई जेनेटिक डिजीज है या नहीं। बट एमनियोटिक फ्लूइड का जो मेन काम होता है, ये अलाउ करता है फ्री मूवमेंट ऑफ बेबी, फ्री मूवमेंट ऑफ बेबी, सॉरी बेबी नहीं लिखना चाहिए हमें, फिटस लिखते हैं, फ्री मूवमेंट ऑफ फिटस। और क्योंकि बच्चों नया नया बना है, कोई भी नई चीज चिपकेगी तो प्रिवेंट्स फ्रॉम स्टिकिंग, चिपकेगा नहीं। आपने कई बार सुना होगा बच्चा घूम गया है, बच्चा उल्टा पैदा हो रहा है, तो एमनियोटिक फ्लूइड के कारण ही घूम पाता है। ठीक है, इसके पास स्टेम सेल्स होते हैं और अगर मदर को प्रेगनेंसी के वक्त थोड़ी बहुत चोट लगती है तो स्टेम सेल्स भेज सकता है, मतलब मदर्स आर वुल्वरीन, इसीलिए मदर्स को जननी कहा जाता है। और जैसे ही ये वेजाइनल प्लग बच्चों टूटता है तो एक चीज होती है जिसको कहा जाता है पार्चुरेशन, और पार्चुरेशन का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ। द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ इज नोन एज पार्चुरेशन। फीमेल में जनरली, मतलब ह्यूमंस में जनरली 280 डेज होता है, और इस 280 डेज जितनी देर होता है इसको कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। अब जेस्टेशन पीरियड क्या होता है? जेस्टेशन पीरियड इज टाइम फ्रॉम इम्प्लांटेशन से पार्चुरेशन तक के टाइम को ही जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। एंड बच्चों दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आप अंतिम तक टिके हैं तो थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, शेयर जरूर करिएगा। थक चुके हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।